आज से हजारों साल पहले हमारे सोलर सिस्टम के बहुत करीब एक रहस्यमयी ग्रह आता है। उसका नाम था निबिरू। कहा जाता है कि यह कोई साधारण ग्रह नहीं था। इस ग्रह पर रहती थी एक ऐसी सभ्यता जो विज्ञान, तकनीक और अंतरिक्ष यात्रा में इंसानों से हजारों साल आगे निकल चुकी थी। जब पृथ्वी पर इंसान अपनी पहली सभ्यताएं बसाने की शुरुआत कर रहे थे, उसी समय निबिरू से कुछ विशाल अंतरिक्ष यान पृथ्वी की ओर रवाना होते हैं। उन यानों में सवार थे ऐसे रहस्यमय जीव जिन्हें आज कुछ लोग एलियंस कहते हैं। कहा जाता है कि उनका पृथ्वी पर आना सिर्फ एक संयोग नहीं था। उनके आने के पीछे एक ऐसा मकसद छिपा था जो आगे चलकर पूरी इंसानी सभ्यता की दिशा बदलने वाला था। लेकिन आखिर निबिरू था क्या? उस ग्रह पर कौन रहता था? वे पृथ्वी पर क्यों आए? और अगर वे सचमुच यहाँ आए थे तो आज उनकी मौजूदगी का कोई स्पष्ट प्रमाण क्यों नहीं मिलता? यही है निबिरू की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने दशकों से वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और रहस्यों में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के बीच बहस छेड़ रखी है। लेकिन आखिर निबिरू था क्या? इस सवाल का जवाब हमें आज से हजारों साल पीछे ले जाता है, प्राचीन मेसोपोटामिया की ओर, जहां एक ऐसी सभ्यता रहती थी जिसे आज दुनिया सुमेरियन सभ्यता के नाम से जानती है। यहीं से निबिरू का रहस्य दुनिया के सामने आया। कहा जाता है कि सुमेरियन लोग सिर्फ किसान या व्यापारी नहीं थे, उन्हें आकाश में दिखाई देने वाले ग्रहों और तारों का असाधारण ज्ञान था। उन्होंने अपने ज्ञान को कागज पर नहीं बल्कि गीली मिट्टी की तख्तियों पर उकेरा। हजारों साल बाद जब पुरातात्विविदों ने इन तख्तियों को खोजा तो उनमें राजाओं, युद्धों, देवताओं और आकाश से जुड़ी कई कहानियां दर्ज मिली। यहीं से निबिरू का नाम लोगों के बीच चर्चा का विषय बनने लगा। कुछ आधुनिक लेखकों ने दावा किया कि इन प्राचीन तख्तियों में एक ऐसे ग्रह का जिक्र मिलता है जो समय समय पर हमारे सोलर सिस्टम के करीब आता था। उसी ग्रह का नाम था निबिरू। यहीं से इस कहानी का सबसे रहस्यमय अध्याय शुरू होता है, क्योंकि इन दावों के अनुसार निबिरू कोई निर्जीव दुनिया नहीं थी। वहां रहती थी एक अत्यंत विकसित सभ्यता जिसके लिए अंतरिक्ष यात्रा कोई सपना नहीं बल्कि रोजमर्रा की बात थी। जब पृथ्वी पर इंसान पत्थर तराशना सीख रहे थे, तब निबिरू के निवासी सितारों के बीच यात्रा कर रहे थे। उनके पास ऐसे विशाल अंतरिक्ष यान थे जो लाखों करोड़ों किलोमीटर का सफर तय कर सकते थे। ऐसी ऊर्जा जिसकी कल्पना भी उस समय पृथ्वी का कोई इंसान नहीं कर सकता था, और ऐसा ज्ञान जिसके सामने धरती की हर सभ्यता बहुत छोटी दिखाई देती। लेकिन इतनी विकसित सभ्यता पृथ्वी पर क्यों आएगी? उन्हें इस छोटे से ग्रह से क्या चाहिए था? यही वह सवाल है जिसने दशकों से निबिरू की कहानी को दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य बना रखा है। लोकप्रिय थ्योरी के अनुसार निबिरू पर एक गंभीर समस्या पैदा हो गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि उनके ग्रह का वातावरण धीरे धीरे बदल रहा था। उन्हें अपने ग्रह को बचाने के लिए एक ऐसे संसाधन की जरूरत थी जो निबिरू पर बहुत कम था लेकिन पृथ्वी पर भरपूर मात्रा में मिलता था, सोना। इसी वजह से उन्होंने एक लंबा अंतरिक्ष अभियान शुरू किया। उनका लक्ष्य था पृथ्वी। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं था। करोड़ों किलोमीटर की दूरी, अंतरिक्ष का अंधकार और अनगिनत खतरे। फिर भी उनकी तकनीक इतनी उन्नत बताई जाती है कि वे इस पूरे सफर को पूरा करने में सफल रहे। कहा जाता है जब उनके यान पृथ्वी के करीब पहुंचे तो उन्होंने किसी शहर की तलाश नहीं की, क्योंकि उस समय धरती पर आज जैसी कोई आधुनिक सभ्यता ही नहीं थी। न विशाल इमारतें, न बड़े साम्राज्य, न ऊंची ऊंची दीवारें, सिर्फ प्रकृति, पहाड़, नदियां और इंसानी सभ्यता की शुरुआत। लेकिन उनका पहला कदम धरती के किस हिस्से में पड़ा? क्या उन्होंने सचमुच सबसे पहले मेसोपोटामिया को चुना, या उनकी पहली मंजिल दुनिया का कोई और कोना था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर उनका मकसद सिर्फ सोना हासिल करना था तो फिर उन्होंने इंसानों के साथ रिश्ता क्यों बनाया? क्या वे सिर्फ मेहमान थे, या उनकी कोई ऐसी योजना थी जिसने आगे चलकर पूरी मानव सभ्यता की दिशा बदल दी? यहीं से इस रहस्य की कहानी और भी गहरी हो जाती है। धरती पर पहला कदम रखते ही उन्होंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वे यहाँ नई दुनिया देखने नहीं आए थे। उनका मिशन पहले से तय था, सोना। ऐसा सोना जिसकी उन्हें अपने ग्रह के लिए जरूरत थी। लोकप्रिय सिद्धांतों के अनुसार उनके पास पहले से ही धरती का एक प्रारंभिक नक्शा मौजूद था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि सबसे बड़े भंडार आखिर कहाँ छिपे हैं। इसलिए उनका पहला काम था पूरे इलाके का वैज्ञानिक सर्वेक्षण। उन्होंने अपने अंतरिक्ष यान से दर्जनों छोटे खोजी यंत्र बाहर भेजे। वे पहाड़ों के ऊपर उड़ने लगे, घाटियों के बीच उतरने लगे, नदियों के किनारे लंबी दूरी तक घूमने लगे।
उनका हर उपकरण धरती की सतह के नीचे छिपे खनिजों को स्कैन कर रहा था। कुछ ही घंटों में उन्होंने सैकड़ों जगहों का डेटा इकट्ठा कर लिया। लेकिन वे सिर्फ सोना नहीं खोज रहे थे, वे यह भी देख रहे थे कि कौन सी जगह अस्थायी अभियान चलाने के लिए सबसे सुरक्षित होगी, जहां पानी हो, पत्थर हो और प्राकृतिक सुरक्षा भी। कहा जाता है उन्होंने अपना पहला अस्थायी बेस एक ऐसे इलाके में बनाया जहां से कई पर्वतीय क्षेत्रों तक पहुंचना आसान था। यहीं से उनका पूरा अभियान संचालित होने लगा। हर शाम खोजी दल वापस लौटते, अपने साथ मिट्टी के नमूने, चट्टानों के टुकड़े और खनिजों का पूरा डेटा लेकर। फिर उनकी उन्नत तकनीक कुछ ही मिनटों में लाखों साल पुरानी भू परतों का विश्लेषण कर देती। धीरे धीरे एक बात साफ होने लगी, धरती पर सोना मौजूद था और बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद था। लेकिन एक नई समस्या सामने आ गई। जिन स्थानों पर सबसे अधिक सोना मिला वे ज्यादातर पहाड़ों के भीतर थे। उन्हें निकालना आसान नहीं था। इसके बाद उन्होंने अपना अगला कदम उठाया। उन्होंने पहाड़ों का विस्तृत नक्शा तैयार किया। हर चट्टान को एक पहचान संख्या दी गई। हर घाटी, हर नदी और हर खनिज क्षेत्र उनके रिकॉर्ड में दर्ज होने लगा, मानो वे पूरी धरती का एक नया भूगर्भीय मानचित्र बना रहे हो। कुछ सिद्धांत कहती है कि उन्होंने कई जगह छोटे छोटे परीक्षण भी किए, चट्टानों को काटा, उनकी गहराई मापी और यह समझने की कोशिश की कि बिना पूरी पहाड़ी गिराए सोना कैसे निकाला जा सकता है। उनकी तकनीक उस समय के हिसाब से अकल्पनीय थी। वे बड़े विस्फोट नहीं करते थे, वे ऊर्जा की केंद्रित किरणों से चट्टानों की बाहरी परत अलग कर देते थे। इससे अंदर मौजूद खनिज बिना ज्यादा नुकसान के दिखाई देने लगते। कई दिनों तक उन्होंने लगातार सिर्फ सर्वे किया, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई गलती नहीं, हर कदम पहले से तय योजना के अनुसार। हर दल को एक निश्चित क्षेत्र सौंपा गया। किसी का काम नई खदानों की तलाश करना था, किसी का काम पूरे नमूने का विश्लेषण करना था और कुछ दल सिर्फ ये देख रहे थे कि धरती पर रहने वाले इंसानी जीव कहाँ कहाँ मौजूद हैं। दिलचस्प बात यह थी कि शुरुआत में उन्होंने इंसानों से दूरी बनाए रखी। वे उन्हें दूर से देखते थे, उनकी संख्या का अनुमान लगाते थे, उनके रहने के स्थानों को चिन्हित करते थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनका मिशन शुरू होने से पहले ही किसी टकराव में बदल जाए। लेकिन जितना अधिक सर्वे होता गया उतनी ही एक सच्चाई सामने आने लगी। धरती पर सोना उनकी कल्पना से कहीं अधिक था, मगर उसे निकालने के लिए बहुत ज्यादा श्रम चाहिए था, इतना ज्यादा कि उनकी अपनी टीम उस काम के लिए पर्याप्त नहीं थी। यही वो क्षण था जब उनके मिशन की दिशा बदलने लगी। अब सवाल सोना कहाँ है यह नहीं था, सवाल यह था उसे निकालेगा कौन। लोकप्रिय कथाओं के अनुसार यहीं से उन्होंने पहली बार धरती पर मौजूद इंसानों को सिर्फ एक जीव के रूप में नहीं बल्कि संभावित श्रमिकों के रूप में देखना शुरू किया। और यही फैसला आगे चलकर इस पूरी कहानी का सबसे रहस्यमयी अध्याय बना, क्योंकि अगला कदम सिर्फ सोने की खोज नहीं था, अगला कदम था इंसानों के इतिहास में दखल देना। जेचेरिया सिचिन ने 1970 के दशक में दावा किया था कि निबिरू हमारे सौर मंडल का सबसे करीब आने वाला एक विशाल ग्रह था। वहाँ रहने वाली एक उन्नत प्रजाति अनुनाकी हजारों साल पहले पृथ्वी पर आई थी। उन्होंने सोने की खोज के लिए पृथ्वी पर काम किया। उन्होंने प्रारंभिक मनुष्यों के डीएनए में बदलाव करके उन्हें मजदूर के रूप में बनाया। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही तक। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्रिल के साथ।